Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn the evolution of operating system. It is the history. So बेटे हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ें और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखिएगा, इसके अंदर जितने आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे बहुत ज़्यादा है. सो बेटे सबसे पहले हम एवोल्यूशन के अंदर जो स्टार्टिंग में जो सिस्टम है उनको हम देखते हैं. सो बेटे सबसे पहले स्टूडेंट्स जो हमारे पास सिस्टम्स थे दोज वर सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम्स. सो हम देखते हैं कि सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या हुआ करते थे और वो किस तरह के होते थे. सो बेटे ये इट इज़ रिटन एवरीथिंग, लेकिन मैं इसके बारे में आपको जस्ट एक सिंपल करके आसान करके बताता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई आपको मसला ना हो. नाउ देखिए बेटे, स्टार्टिंग में जो आपके कंप्यूटर्स थे वो ऐसे कंप्यूटर्स थे जो कि आपके इस पंच कार्ड को यूज करते थे. सो ये जो सीरियल प्रोसेसिंग है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है. सो इस तरह से होता था स्टूडेंट्स कि हमारे पास सर्वर मशीन्स होते थे या बड़े कंप्यूटर्स होते थे, लार्ज कंप्यूटर्स होते थे, उनके साथ एक यूनिट लगा होता था. ठीक है, जिसको ओके स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे पंच कार्ड की. सो बेटे जो स्टूडेंट्स जो सिस्टम के साथ एक मशीन लगी होती थी जिसे टैबुलेटिंग मशीन बोलते थे. टैबुलेटिंग मशीन के अंदर ये जो कार्ड यानी आप देख रहे हैं कि ये गत्ते से बना हुआ एक पंच कार्ड है और आप देख रहे हैं कि जहां पे होल है दैट मींस 1 एंड अदर इज 0. ओके, सो ये लाइन नंबर 0 है, ये 1 है एंड सो ऑन. इस तरह से इसके अंदर आप देख रहे हैं इस पंच कार्ड के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो 01 की फॉर्म में अंदर है. ठीक है, सो आप देख लीजिए कि आपका ये जो सिस्टम है ये किस तरह से वर्क करता है. मैं साथ साथ आपको डिवाइसेस और इन चीजों के बारे में बताता जाऊंगा. ये क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन जस्ट आपको बता दिया आपकी आसानी के लिए कि होल का मतलब ये है 1 है और नो होल मींस 0. सो ये पंच कार्ड इस तरह से पंच कार्ड के ऊपर डेटा लिखा होता था, ये कंप्यूटर को फीड हो जाता था. कंप्यूटर को ये प्रोग्राम फीड हो गया और जो सिस्टम होते थे, मशीन जो होती थी उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो क्या करता था, वो इस एक प्रोग्राम को एक वक्त में प्रोसेस करता था, यानी उसको कंपाइल करता था, एग्जीक्यूट करता था, ये जो भी उसके रिजल्ट्स वगैरह देता था. सो क्योंकि सॉरी स्टूडेंट्स, क्योंकि एक प्रोग्राम को वो एट वन टाइम एग्जीक्यूट करता था, सो हम उसको कहते थे कि वो प्रोग्राम क्या है, वो एक सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम है. ठीक है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो 1 प्रोग्राम एट ए टाइम एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, सो ये उसका सिस्टम था. उसकी वजह क्या थी बेटे, उसकी वजह स्टूडेंट्स समझ लीजिएगा. उसकी वजह ये है कि एक प्रोग्राम टैबुलेटिंग मशीन के जरिए एक वक्त में स्टोर यानी लोड किया जाता था. ये प्रोग्राम पंच कार्ड से रैम के अंदर लोड होता था और उसके बाद एग्जीक्यूट होता था. ये मेथड था इसका. ठीक है, अब इसके बाद देखें, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट सिस्टम के ऊपर चले जाते हैं. अब ये लिमिटेशन थी, याद रखिएगा, क्योंकि मशीन के ऊपर बटन दबा के एक प्रोग्राम लोड किया जाता था, जब उसका रिजल्ट आउटपुट आ जाता था और नॉर्मली इसका आउटपुट जो है प्रिंटर के ऊपर आया करता था. ठीक है, कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं होता था, उस जमाने में डिस्प्ले का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रिंटर के ऊपर आउटपुट आ जाता था. ओके, नेक्स्ट बेटे हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल बैच सिस्टम्स की जो 1950s. ये देखिए, ये हमने बात की थी कब की, हमने ये 1940s से 1950s की बात की थी, याद रखिएगा. ये आप देख रहे हैं डेट इसके अंदर लिखी हुई है. और अब हम बात कर रहे हैं 1950 से 1960s की. ठीक है, इसके अंदर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर बनाया गया. क्या किया गया, उन्होंने एक नंबर 1 तो ये काम किया कि इस को थोड़ा सा बेहतर बनाया. ये जो पंच कार्ड का सिस्टम था इसको बेहतर बनाया. किस तरह से, मैं आपको तफसीलन ये सारी चीजें बता रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको रीड करूं आपके लिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा. मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे काम करता था. ओके, सिस्टम ने क्या किया कि जो आपके सिस्टम है उसके अंदर एक जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रैम के अंदर जगह मुख्तस कर दी गई और दूसरा यूजर प्रोग्राम के लिए जगह बना दी गई. सो एक तो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और यूजर एरिया हो जाएगा. ठीक है, सो ये दो हिस्से उन्होंने बना दिए. पहले तो ये उन्होंने काम किया. अब उन्होंने
क्यों ऐसा किया? ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो जगह है वहां पे यूजर के प्रोग्राम को ज्यादा, एक से ज्यादा प्रोग्राम को लोड किया जाए। फिर एक से ज्यादा कैसे लोड करेंगे ये देख लेते हैं। सिस्टम उसके लिए उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट है जिसे मैं बोल रहा हूं ऑफलाइन ऑपरेशन। सो ऑफलाइन ऑपरेशन को समझेंगे क्या था। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास पंच कार्ड है, हम पंच कार्ड अपने मशीन के अंदर हमने लोड कर दिए, ठीक है। सो मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारा जो पंच कार्ड है वो आपके लोड हो गए और टेबुलेटिंग मशीन के अंदर हमने पंच कार्ड लोड किए, यानी एक प्रोग्राम हमने लोड किया। अब वो उसका मेथड उन्होंने क्या किया, पहले हम क्या करते थे डायरेक्टली उसको रैम के अंदर लोड करते थे। अब हमने क्या किया, हमने ऑफलाइन ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब ऑफलाइन ऑपरेशन क्या होगा इसको समझ लें। हमने क्या किया, हमने मेन जो हमारा सर्वर मशीन है या मेन जो कंप्यूटर है उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा कंप्यूटर हमने रख दिया। अब हमने क्या किया, हमने पंच कार्ड के उसी तरह टेबुलेटिंग मशीन लगाई हुई और उसके अंदर पंच कार्ड लगाए, और पंच कार्ड का डेटा बजाय इसके कि हम रैम के अंदर लोड करें, हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक टेप के अंदर लोड कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ए मैग्नेटिक टेप, और इस मैग्नेटिक टेप के ऊपर बेटे डेटा स्टोर किस तरह से होता है कि ये जो मैग्नेटिक टेप है ये आपने होपफुली ऑडियो या वीडियो की सूरत में देखी हुई होगी, और आप इसको बड़ी आसानी से, अगर आपने देखी हुई है तो आप इसको समझते हैं, किसी न किसी फॉर्म में आपने इसको देखी होती है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ इसके ऊपर डेटा कैसे स्टोर होता है। ओके, इसके ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ ऊपर की जगह पर हेड लगा हुआ होता है, और हेड इस तरह मूव नहीं करता, बल्कि याद रखिएगा हेड इस टेप के ऊपर ऐसे मूव करता है, ठीक है। ये जो हेड है ये यहाँ पे फिक्स्ड होता है इस जगह पे, और ये ऐसे मूव करता है, ठीक है। और ये जो जगह है ये छोटी सी, बिल्कुल आप याद रखिएगा, अगर बहुत शार्प पेंसिल हो उससे मैं एक लाइन डालूं तो उससे भी बारीक ये जगह है जहां पे डेटा स्टोर होता है। सो कैसे स्टोर होता है, मैंने आपके लिए बहुत लार्ज करके ये इसका व्यू बनाया हुआ है। ओके बेटे, ये जो जगह है ये वाली, ये इस तरह आपकी 8 बॉक्सेस के अंदर डिवाइड हुई हुई है। हर जो टेप का हर एक बॉक्स है उसके अंदर या 0 स्टोर हो सकता है या 1 स्टोर हो सकता है। अब वो कैसे स्टोर हो सकता है, मैग्नेट, आपको याद है कि पंच कार्ड में मैंने होल और नो होल को यूज किया था। मैग्नेटिक टेप के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो टेप है ये बेसिकली इसको मैग्नेट बनाया जा सकता है। तो आपकी जो ड्राइव है वो क्या करती है, वो इसको मैग्नेट बना देती है। अगर ये मैग्नेट है तो ये 1 है, ठीक है, और नो मैग्नेट मीन 0। बाय डिफॉल्ट ये सारी 0 है, ये सारी की सारी टेप 0 है, और जहां पे 1 डालना है वहां पे उसको मैग्नेटाइज कर देंगे तो वहां पे 1 स्टोर हो जाएगा। सो ये इस तरह से डेटा इसके अंदर टेप के अंदर स्टोर होता था। और अगर मजीद अगर आप तफसीली जानना चाहते हैं तो यूं समझ लीजिएगा कि मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूं कि सपोज ये क्या करता है, यानी यूं कर लेते हैं हम लोग कि ये एक जैसे ये वाला डेटा है, तो फर्ज करें ये इसके अंदर ये स्मॉल सा ये था, ठीक है, हमने ये कर लिया, ये था एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस तरह डेटा बहुत सारा डला हुआ था, और यहां पर फर्ज करें एक रिकॉर्ड, हम डेटाबेस फर्ज करें ये है, तो ये रिकॉर्ड था, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज डाल दी जाएगी, इसको बोल दिया जाएगा एंड ऑफ रिकॉर्ड। ओके, सो ये इस तरह से बोला जाएगा। सो दैट इज इट। और इसी तरह और भी रिकॉर्ड्स एंड सो ऑन, इसके अगर मैं रिकॉर्ड डालूं तो यहाँ पे ये इस तरह रिकॉर्ड चलते जाएंगे, ठीक है। और आखिर में क्या होगा, इन द एंड आपका ऐसे करके ये आखिरी रिकॉर्ड होगा, और इस रिकॉर्ड के बाद आखिर में रिकॉर्ड के बाद एंड ऑफ रिकॉर्ड तो होगा, बट जो जहां पे फाइल जब खत्म होगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एंड ऑफ फाइल है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा बेटे कि स्टूडेंट्स आपने ये नहीं सोचना कि ये EOR और EOF जो है ये पता नहीं क्या चीज है। मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे कोई ना कोई सिंबल डला हुआ है, कोई ना कोई वैल्यू डली हुई है जिसको एंड ऑफ रिकॉर्ड कहा जा रहा है या एंड ऑफ फाइल कहा जा रहा है। ये एग्जैक्टली इसी तरह से स्टोर होता है, ठीक है। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वर्किंग होती थी मैग्नेटिक टेप के अंदर, डेटा को कैसे स्टोर किया जाता था। सो मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, ये ऑडियो की बात नहीं हो रही है। ओके, नाउ
ये इस तरह से ये आपका मैग्नेटिक टेप के ऊपर ये काम होता था, और इस तरह से फाइल स्टोर, जहां पे एक फाइल खत्म हुई उससे आगे दूसरी फाइल शुरू होगी। सो कंप्यूटर को कैसे पता चलता था रिकॉर्ड खत्म हो गया इस एंड ऑफ रिकॉर्ड से, और कैसे पता चलता था फाइल खत्म होगी एंड ऑफ फाइल का ये सिंबल, या जहां पे जो उसको एंड ऑफ फाइल का सिंबल मिलता वो समझ जाता कि ये फाइल खत्म हो गई है। सो इस तरह से बेटे ये मैग्नेटिक टेप वर्क करती थी। सो मैंने कोशिश की कि डिटेल में थोड़ा सा बेहतर करके आपको समझा सकूं कि डेटा कैसे स्टोर हो सकता है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ऑफलाइन ऑपरेशन का दोबारा से बताता हूं कि ऑफलाइन ऑपरेशन क्या था। वो ये कहता था, ऑफलाइन ऑपरेशन ये कह रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक अलहदा से हमने कंप्यूटर रख लिया है जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है सर्वर के अलावा, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे, उनके साथ वर्क स्टेशन लगे होते थे, तो हम एक सेपरेट छोटा कंप्यूटर हमने रख दिया। उसके साथ कार्ड रीडर लगा हुआ है जो कि क्या करता है, प्रोग्राम्स को मैग्नेटिक टेप के ऊपर लोड करता जाता है। और इस काम को हम बोलते हैं कि ये काम क्या है, ये ऑफलाइन ऑपरेशन है, क्योंकि हम सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बल्कि हम एक अलग से कंप्यूटर के ऊपर ये काम कर रहे हैं, और इसको हम हमेशा ऑफलाइन बोलते हैं। जैसा कि आपको ऑफलाइन की डेफिनेशन का इल्म होना चाहिए, आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में समझते हैं चीजों को। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक टेप के ऊपर प्रोग्राम्स को लोड कर दिया, और फिर क्या किया, फिर हमने इस मैग्नेटिक टेप को उतारा, उसके साथ से और कई प्रोग्राम हमने एक ही दफा लोड कर दिए। अब देखिए, अब इस मैग्नेटिक टेप जो मैंने टेक्निक बताई है कि एक फाइल हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, आपको पता है कि फाइल्स को इस तरह से लोड किया जाता है, स्टेटमेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है, इजी है ये, और डिफिकल्ट नहीं है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह से एक फाइल लोड हुई हुई है, और मल्टीपल फाइल्स टेप के ऊपर लोड की जा सकती है। मैंने इसी का कॉन्सेप्ट आपको दिया। ओके, सो उसके बाद इस मैग्नेटिक टेप को उतार के मेन जो आपका सर्वर या मेन कंप्यूटर जो है उसके ऊपर वो टेप लगा दी जाती है, और वो प्रोग्राम जो है वो स्पूल जो है वो चलता रहता है, और प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली टेप के जरिए से उसको होते जाते हैं, टेप से लोड होते रहते हैं। कहां पर, टेप से रैम के अंदर, सर्वर के अंदर लोड होते हैं, और वो लोड होने के बाद 1 बाय 1 प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होते जाते हैं। याद रखिएगा, है तो 1 बाय 1 ही, लेकिन अब हमने क्या किया, अब आप ऊपर आ जाएं, अब हम अपने सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं। तो हमने अपने सिस्टम के बारे में क्या कहा था, ये क्या है, ये बैच सिस्टम है। तो याद रखिएगा, हमने बोला था बैच। अब ये बैच क्या चीज है, ये बैच ऑफ प्रोग्राम्स है जो हम लोड कर रहे हैं। अब हम टेप के जरिए से बहुत सारे प्रोग्राम एक ही वक्त में लोड कर देते हैं। कहां पर, इस एरिया के अंदर, ठीक है, इस एरिया के अंदर हम लोड कर देते हैं बहुत सारे प्रोग्राम। कोई यहाँ पे लोड हुआ हुआ है, कोई यहाँ पे लोड हुआ हुआ है, कोई यहाँ पे लोड, एंड सो ऑन। ठीक है, सो हम उन प्रोग्राम्स को, और 1 बाय 1 वो प्रोग्राम जो है कंपाइल होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, और उनके रिजल्ट्स जो हैं वो आउटपुट होते जाते हैं। सो दिस वाज द सिंपल बैच सिस्टम। ठीक है, सो सिंपल बैच सिस्टम आपको समझ आ गई। अब क्या है, पहले आपका सिस्टम क्या कर रहा था, एक प्रोग्राम को पहले वो कार्ड रीडर से लोड करता था, और आपको पता है कार्ड रीडर बेटे मैकेनिकल, उसके अंदर मोटर लगी हुई है और वो स्लो है। ठीक है, अब वो कार्ड रीडर बहुत टाइम लेता था लोड करने में, देर लगा देता था। अब हमारे पास क्या है, अब क्योंकि टेप को का स्पूल हम लोड कर देते हैं, तो हम कई प्रोग्राम एक ही वक्त के अंदर सिस्टम के साथ लगा देते हैं, और वो चलता रहता है, और यूजर को बार बार सिस्टम को ऑन या ऑफ या रोकना और चलाना नहीं पड़ता। अब जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा सा बिजी हो गया है एज कंपेयर टू जब वो सीरियल था। ठीक है, सो क्योंकि हम उसको एक से ज्यादा प्रोग्राम, जब एक प्रोग्राम खत्म होगा ऑटोमेटिकली दूसरा प्रोग्राम लोड हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमने कर दिया है। और किस तरीके से हमने किया है, वो टेक्निक क्या थी, वो टेक्निक ऑफलाइन ऑपरेशन थी, और जो हमने डिवाइस यूज की वो क्या थी, वो मैग्नेटिक टेप थी। ठीक है, सो हमने पंच कार्ड के साथ मैग्नेटिक टेप को यूज करना शुरू कर दिया। अब जो हमारा मेन कंप्यूटर है वो पंच कार्ड नहीं यूज करता, बल्कि वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक टेप को एज इनपुट लेता है। ठीक है, और मैग्नेटिक टेप से डायरेक्टली इनपुट लेता है। ठीक है, ओके, सो इस तरह से हमारा सिस्टम अब जो है वो बेहतर हो गया, थोड़ा सा उसकी स्पीड जो है बेहतर हो गई है। जो कार्ड रीडर की वजह से जो वो स्लो हो था, वो स्लोनेस जो है वो उसकी काफी हद तक बेहतर हो गई है। आगे चलते हैं, बट इट इज नॉट गुड इनफ ना, हमें इससे और बेहतर करना है, हमें और अच्छा करना है, तो वो हम देखेंगे क्या करेंगे। सो उसके बाद स्टूडेंट्स
नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज हार्ड डिस्क, ठीक है। सो हार्ड डिस्क क्या करती है, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक टेप के अंदर ये डेटा इस तरह से यूज हुआ, मैंने आपको समझाया, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। अब हार्ड डिस्क कैसे है, हार्ड डिस्क को अंडरस्टैंड कीजिएगा। हार्ड डिस्क को समझने के लिए बहुत केयरफुली समझिए, क्योंकि हार्ड डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी यूज होती है। सो आपको ये बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हार्ड डिस्क क्या चीज। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे हार्ड डिस्क की। सो बेटे हार्ड डिस्क स्टूडेंट्स ऐसे है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। नंबर वन, इसके अंदर मल्टीपल डिस्क लगी हो सकती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक डिस्क हो, लेकिन बहरहाल हम एक डिस्क के हवाले से बात करते हैं। और ये जो डिस्क है ये सेंटर से फिक्स हुई होती है, इसलिए इसको फिक्स डिस्क भी बोलते हैं। इसको ये एक स्पिंडल लगा होता है और इसके जरिए फिक्स होती है। इसके अलावा क्या है, एक मोटर लगी हुई है यहाँ पर, जो कि इस डिस्क को या इस डायरेक्शन में घुमाती है या इस डायरेक्शन में घुमाती है। सो ये डिस्क क्या कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है। सो इसके रिवॉल्व करने की एक स्पीड होती है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ही फास्ट डिस्क होगी। अगर ये स्पीड से रिवॉल्व करेगी तो ये क्या चीज है, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और मोटर लगी होती है जो क्या करती है, इस स्पिंडल को इधर तक मूव करेगी या इधर तक। याद रखिएगा ये स्पिंडल इधर नहीं जाएगा, बल्कि ये यहां तक जाएगा और यहां तक, ये इधर मूव करेगा, बस इस जगह पे जहां पे डेटा है, डेटा से बाहर भी नहीं जाएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये जो डिस्क है ये इस तरह से बनाई गई होती है कि इसको पता है कि यहां से इधर तक कितना डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की बेस पे चलता है या वेक्टर की बुनियाद पे ये चलता है। सो हम जब डिस्क को पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारे जानने की जरूरत है कि जब हम डिस्क के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं तो वो क्या करता है, वो उसके ऊपर पार्टीशंस बनाता है, या फिर क्या करता है, या उसके ऊपर जो है, चलिए हम पार्टीशंस हम कहते हैं, एक ही पार्टीशन हमने डिस्क के ऊपर बना लिया है, तो वो क्या करता है, वो उसको फॉर्मेट करता है। जब डिस्क को फॉर्मेट इज अ लॉजिकल थिंग, इट इज नॉट अ फिजिकल थिंग। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि लॉजिकली इस डिस्क को डिवाइड कर देता है। ऐसे ये राउंड जो आपका सर्कल सा है, इसको बोलते हैं ट्रैक। देखिए इसके ऊपर आप रनिंग कर सकते हैं, इस तरह की चीज है। ओके, इसके बाद क्या करता है, वो ऐसे लॉजिकली इस तरह से करके आप देख रहे हैं, इन लाइंस के जरिए से उसने यहां से यहां तक इस ट्रैक के अंदर भी टुकड़े बनाए हुए हैं। ये जो ट्रैक के अंदर ये जो स्मॉल पीस है, इसको सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सो आपके जो ट्रैक्स हैं वो 0 से ऑनवर्ड चलते हैं, ट्रैक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर 1, 2, 3, 4। सो ये जो हार्ड डिस्क होती है, इसके अंदर एक सिस्टम होता है जो इसको ये बता देता है कि कौन सा, मसलन फर्ज करें वो उसको पता है कि ये वाला ट्रैक 0 है, तो ये जो हेड है, जो ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, हेड फौरन ट्रैक 0 पे आ जाता है। और फर्ज करें ये जो सेक्टर आपका 1 है, तो वो सेक्टर 1 पे आ जाता है और यहां से वो रीडिंग शुरू कर देता है, ठीक है। सो ये रीडिंग कैसे करता है, इस सेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताया है कि ये जो येलो कलर का सेक्टर, देखें इसने ट्रैक बनाए, ट्रैक के अंदर सेक्टर बना दिए, और इन सेक्टर्स, इस एक सेक्टर को मैं यहां ले आया हूं। अब इस सेक्टर के ऊपर ये जो हेड है, आप देख रहे हैं कि हेड इसके ऊपर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, यानी इसके ऊपर ऐसे मूव करता है, यानी ये आपका वही सेक्टर है। इसके ऊपर मैंने ये ब्लॉक लगा दिया है, ठीक है, और इस ब्लॉक को मैंने यहां बना दिया, तो एग्जैक्टली ये वो टेप वाला सिलसिला नहीं बन गया। सो आपको पता चल रहा है कि ये इस तरह से करके जब ये यहां से आता है, ये हेड इसके ऊपर ऐसे मूव करता है, डेटा लिखता है, इसके ऊपर ऐसे लिखता जाता है सारा यहां तक, और अगर रीड करना है तो यहां से डेटा रीड करता है। सो यहाँ पे एक हेड लगा हुआ है जो क्या करता है, या डेटा इसके ऊपर राइट करता है या रीड करता है, और ये जो डिस्क है वो अगेन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है। सो इस एरिया को मैग्नेटाइज करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेप के मुकाबले में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए टेप में क्या है, टेप में जब ये जो हेड है ये इसी जगह पे है, ये टेप जो है या तो इधर इस तरफ यानी रिवाइंड होगी या इस तरफ फॉरवर्ड होगी। सो दोनों में से कोई एक ऑपरेशंस हो रहे होंगे। सो जब टेप ऐसे आगे जाएगी, जब ये मोटर इसको आगे मूव करेगी तो ये हेड के नीचे आएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। सो
ये जो टेप डिवाइस है ये स्लो है, लेकिन एज कंपेयर टू अगर आप इस डिस्क को देखें तो डिस्क के ऊपर ये जो डिस्क है ये ऐसे रिवॉल्व कर रही है और इसकी बहुत अच्छी स्पीड होती है। फर्ज करें इसकी 1200 आरपीएम पर है पर सेकेंड, ठीक है। आरपीएम है 1200 आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर ये कितने चक्कर लगाती है, 1200 चक्कर लगाती है। सो आप देख सकते हैं कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाती है। तो याद रखिएगा, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 60 से और कैलकुलेट कर सकते हैं कि यानी ये एक मिनट के अंदर, सारी बात है मिनट के अंदर आपके 60 सेकंड्स होते हैं ना, तो आप डिवाइड करें 1200 को डिवाइड करें 60 से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने चक्कर वो लगा रहा है एक सेकंड के अंदर। सो इसका मतलब ये एक सेकंड के अंदर कई चक्कर लगा चुका था। सो दिस इज वेरी वेरी फास्ट। स्टिल हम इसको कहते हैं कि ये डिस्क स्लो है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर बहुत फास्ट है, ये डिस्क स्लो है उसके मुकाबले में, ठीक है। सो हम ये नहीं कहते कि ये डिस्क स्लो है, हम कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के कंपैरिजन में ये स्लो है। माइक्रो प्रोसेसर फास्ट है, ये स्लो है, ठीक है। सो ये जो डिस्क है ये नॉर्मली मिली सेकेंड्स के अंदर काम करती है, और जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका नैनो सेकेंड्स के अंदर काम करता है। दैट इज वेरी वेरी फास्ट। दिस इज 10 raised to power -3 एंड CPU इज 10 raised to power -9। ओके, सो होपफुली बेटे आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब आपको आइडिया होगा कि जैसे मैंने यहां पर आपको डेटा बना के दिखाया था, फाइल बना के दिखाई थी, एग्जैक्टली उसी तरह यहां पर भी काम होगा और कोई डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि ये एक्सेस फास्ट है। यहां पर आप क्या करते हैं कि एक रिकॉर्ड जाएगा फिर दूसरा जाएगा, यानी इस हेड के नीचे एक रिकॉर्ड गुजरेगा फिर दूसरा फिर तीसरा। अगर इसने 10वें रिकॉर्ड पे जाना है तो 10 टाइम्स एंड ऑफ यानी 9 टाइम्स जब एंड ऑफ रिकॉर्ड आएगा तो फिर 10वां रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये काम करेगा। लेकिन यहां पे अगर उसने मूव करना है तो उसने सिर्फ प्रॉपर फौरी तौर पर हेड ने सेक्टर पे आना है और ये डिस्क फौरी तौर पर नीचे आ जाएगी। सो आपको पता है कि दिस इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू दैट। वो जो एक्सेस है टेप के ऊपर जो हम एक्सेस ले रहे थे दैट इज सिक्वेंशियल एक्सेस, यानी रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड हम एक्सेस कर रहे हैं। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड नहीं एक्सेस कर रहे हैं, ये तो हम जंप लगा रहे हैं। सो इस जंप को हम कहते हैं कि ये जो है ये रैंडम एक्सेस है या डायरेक्ट एक्सेस है। सो दिस इज something else, this is direct access is used। इस आपकी जो हेड है वो डायरेक्टली अपनी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर आ जाता है और कम टाइम लेता है। सो दिस इज फास्ट एज कंपेयर टू टेप ड्राइव। और ये जो डिस्क है ये क्या करती है, अब डिस्क क्योंकि स्लो है और सीपीयू बहुत फास्ट है, सो डिस्क को क्या करना पड़ता है, सीपीयू क्या कहता है, सीपीयू ने इस डिस्क के साथ एक रैम लगा दी है, एक बफर लगा दिया है। इस डिस्क को कहता है कि जब इसके अंदर से फाइल लोड करनी होती है तो इसको कहता है कि उस बफर के अंदर फाइल को लोड करें। सो कॉपिंग कंटेंट्स ऑफ डिस्क इनटू बफर इज कॉल्ड बफरिंग। सो बेटे ये बफरिंग की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये बफरिंग ये चीज होती है और इसको एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया कि बफरिंग क्या होती है। और बफर की जरूरत क्यों है कि बफर एक रैम है, एक मेमोरी की तरह की चीज है जहां में से सीपीयू जो है फौरी तौर पर डेटा उठा के ले जाता है और सीपीयू जो है रैम के साथ इंटरेक्ट करने में बेहतर महसूस करता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क के साथ कंपेयर करेगा तो काम करेगा तो स्लो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चीज है बेटे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज है स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या चीज होती है इसको हम देखते हैं। स्पूलिंग ये है कि नॉर्मली जब स्टार्टिंग की हम बात करते हैं तो कार्ड रीडर में से डेटा जो है लोड होता था, उसको क्या करते थे डिस्क के अंदर, यानी अगर फर्ज करें टेप नहीं है या चले टेप डिस्क है या जो भी हार्ड डिस्क है जिसके अंदर भी हम लोड कर रहे हैं, कार्ड रीडर में से डेटा किया इस डिस्क के अंदर लोड, फिर इस डिस्क से डेटा जो है सीपीयू को दिया। अब सीपीयू ने क्या किया, इसको प्रिंटर के रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया और वापस डिस्क के अंदर स्टोर किया। और डिस्क के अंदर स्टोर करने के बाद वो डेटा जो है प्रिंटर को ये सीपीयू जो है यहां से इसको प्रिंटर को दे देता है। दिस होल प्रोसेस जो इस डायग्राम को जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस सारे देखें कार्ड रीडर से डेटा डिस्क के अंदर स्टोर किया गया, चले टेप डिस्क के अंदर, और टेप डिस्क के अंदर से लोड करके सीपीयू में लाया गया, इसको प्रोसेस किया गया क्योंकि इसको प्रिंट करना था। तो क्या किया, प्रिंटर रीडेबल फॉर्म के अंदर किया, ठीक है। प्रिंटर इज डूइंग नथिंग बट इट कैलकुलेट्स कि पेज के ऊपर कहाँ पे डॉट लगाना है। सो वो बताता है कि पहली जो लाइन है उसके अंदर कहाँ डॉट लगाना है, फिर दूसरी लाइन में कहाँ डॉट लगाना है, ये इंफॉर्मेशन पड़ी थी। जहां डॉट लगाना है वहां 1 है, जहां डॉट नहीं लगाना वहां 0 है। सो इस तरह से काम करता है। ओके,
सो प्रिंटर जो है इसका डेटा जो है डिस्क में गया, डिस्क से जो है ना यहाँ पे प्रोसेस हुआ, प्रिंटर रीडेबल फॉर्म में बन गया, यानी प्रिंटर ने कहाँ नुक्ता लगाना है उसको बता दिया जाता है और ये डेटा डिस्क के अंदर स्टोर किया जाता है। और इस डेटा को, ये जो डेटा होता है ये बाइनरी डेटा होता है, ये जो डेटा है प्रिंटर को दे दिया जाता है और प्रिंटर जो है प्रिंटिंग करता है। ओके, सो इस तरह से ये वर्किंग होती है। नाउ आगे चलते हैं बेटे, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम। अभी तक हमने बहुत सारे प्रोग्राम, हमने ये तो कर लिया कि बहुत सारे प्रोग्राम हमने कर लिए लोड, और एक एक करके उनको कंपाइल करके उनके रिजल्ट जो है प्रिंटर पे फेंकते गए, ये तो हमने कर लिया, दैट इज ओके, यहां तक हमारा काम हो गया। अब हम ये चाहते हैं, अभी तक जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ एक प्रोग्राम रन कर रहा था। फर्ज करें वो सी के अंदर प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं तो बस वो सी की प्रोग्रामिंग कर रहा है, अगर फोर्ट्रैन में काम कर रहे हैं तो फोर्ट्रैन में काम कर रहा है, एंड सो ऑन। अगर वो वर्ड प्रोसेसिंग कर रहा है तो वो सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग कर रहा है और कुछ भी नहीं करता। सो सिंगल प्रोग्राम सिस्टम थे। बाद में क्या किया गया, क्योंकि अब हमने ये देख लिया कि हम रैम के अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम को लोड कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम किए। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैपेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट वन टाइम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। सो याद रखिएगा इसको, इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए। और मल्टी प्रोग्रामिंग इज नॉट मल्टी प्रोसेसिंग, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चल के मैं मल्टी प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन करूंगा आपको, अभी ये मल्टी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, या मल्टीटास्किंग कह सकते हैं आप, ये मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है। ठीक है, ओके। सो मल्टी प्रोग्रामिंग भी हमने अचीव कर ली। क्यों कर ली कि हम जब हम यहाँ पर हमारे पास जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ यूजर एरिया के अंदर हमने बजाय इसके कि हम प्रोग्राम्स को कंपाइल करें, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को यहाँ लोड कर लेते हैं और एक प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर दूसरे प्रोग्राम को कुछ इसका रन करते हैं, कुछ इसका रन करते हैं। सो इस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो एक से ज्यादा प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और कर सकते हैं। सो ये हमें पता चल गया, क्योंकि हम अब बैच के अंदर प्रोग्राम लोड कर सकते हैं। सो ये हमें मालूम हो गया। ओके, सो मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम क्या करते हैं, डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन यूज करते हैं। एक पार्ट आपका कहलाता है मॉनिटर मोड, जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स लोड हुआ था, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर मोड। अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट के अंदर से कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मॉनिटर मोड के अंदर काम कर रहा है। और अगर वो यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो यूजर मोड में काम कर रहा है। सो ये दो मोड है, डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम अब काम कर रहा है। इसको भी आगे चल के हम मजीद और तफसील से पढ़ेंगे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या कर रहा है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को सेपरेट कर दिया गया है यूजर प्रोग्राम से, कि यूजर का प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक प्रोग्राम है, वो रन हो रहा है और वो यूजर के कई प्रोग्राम्स को रन कर सकता है एट द सेम टाइम। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स एक और ज्यादा एडवांसमेंट हुई और उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम ऐसे सिस्टम है जो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो टाइम स्लॉट को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, सो टाइम स्लॉट जो है वो बन गई, और ये जो टाइम स्लॉट है ये क्या करती है, यानी एक प्रोग्राम को थोड़ी सी टाइम स्लॉट दे दी, यानी उसको कह दिया कि एक प्रोग्राम है जो वो क्या करता है, वो फर्ज करें उसको दे दिए जाते हैं कि 10 मिली सेकेंड तक एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा प्रोग्राम की तरफ कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा और दूसरा प्रोग्राम 10 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, फिर पहले वाला, इस तरह दो प्रोग्राम एक वक्त में एग्जीक्यूट हो पाएंगे टाइम शेयरिंग के जरिए से। क्योंकि वो किसका शेयर कर रहे हैं, सीपीयू का टाइम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या कर रहे होते हैं, सीपीयू के टाइम को शेयर कर रहे होते हैं, और सीपीयू ने आपके प्रोग्राम्स को या प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है। वंस जब आप दो प्रोग्राम को रैम के अंदर लोड कर देते हैं, सीपीयू उनके दरमियान स्विचिंग कर सकता है। एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, फर्ज करें उसकी 100 लाइन्स थी तो 30 लाइन्स को एग्जीक्यूट किया, फिर वहां पे उस प्रोग्राम के डेटा को सेव किया किसी जगह पे, और उसके बाद वो कंट्रोल शिफ्ट हो गया दूसरे प्रोग्राम की तरफ, उसकी लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूट करना शुरू किया। फर्ज करें लाइन नंबर 50 तक एग्जीक्यूट किया, फिर इसके डेटा को सेव किया, वापस यहाँ पे आया और लाइन नंबर 30 से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया और आगे मूव करता है। सो इस तरह से डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ये वर्क कर सकता है। ठीक है,
सो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के अलावा इनके बारे में ये बाकी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये, और ये जो आपके मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये टाइम शेयरिंग सिस्टम्स होते हैं। सो इनको हम देखेंगे, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, और जो आगे हम तफसील पढ़ रहे हैं वो इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास डेस्कटॉप सिस्टम्स होते हैं। डेस्कटॉप सिस्टम्स क्या होते हैं? वो सिंगल यूजर सिस्टम होते हैं। जैसे आपके घरों में जो आपके कंप्यूटर पड़े हुए हैं, ठीक है, अगर उस कंप्यूटर को हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दें तो वो एक वर्क स्टेशन बन जाता है। वर्क स्टेशन इज समथिंग एल्स, है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर ही, लेकिन जब हम नेटवर्क से उसको कनेक्ट कर देंगे तो वर्क स्टेशन कहलाएगा। ठीक है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो सिंगल यूजर के होते हैं, एक यूजर के लिए होते हैं। ठीक है, और स्मॉलर इन साइज होते हैं, छोटे से होते हैं, हमारे घर में रखने के लिए होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? यूजर्स के लिए, वो यूजर्स के काम करने के लिए होते हैं। जैसे यूजर ने वर्ड प्रोसेसिंग करनी है या कुछ भी इंटरनेट यूज करना है एंड सो ऑन, छोटा मोटा काम जो उसने करना है उसका काम करते हैं। सो दैट्स इट टुडे बेटे, यहाँ तक स्टूडेंट्स हम इसको रखते हैं, और आगे चल के हम मोस्ट और एडवांस्ड और रिसेंट कंप्यूटर्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके।